पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो अर्लियर फेज था इंडियन नेशनल मूवमेंट का और इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जिसे हम मॉडरेट फेज कहते हैं, उसके बारे में हमने देखा। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो मॉडरेट्स थे, जिनको हम अर्ली नेशनलिस्ट या मॉडरेट्स कहते हैं, 1885 से 1905 तक का जो पीरियड है, तो उन मॉडरेट लीडर्स का और उस फेज की कुल लिमिटेशंस क्या थी। पहली लिमिटेशन थी इंक्लूडेड मेनली प्रोफेशनल्स लाइक लॉयर्स, बैंकर्स, जर्नलिस्ट, डॉक्टर्स, आईसीएस एक्सेट्रा। यानी जो मॉडरेट फेज था उसमें जो ज्यादातर कांग्रेस के मेंबर्स थे वो प्रोफेशनल्स थे, माने आम आदमी, बिजनेसमैन, विमेन, इनका पार्टिसिपेशन नहीं था। केवल प्रोफेशनल लोग जो या तो प्रो ब्रिटिश थे या ब्रिटिश के अंडर में कोई काम करते थे, कोई गवर्नमेंट जॉब वगैरह करते थे, या लंदन वगैरह से पढ़ के आए थे, लॉयर थे, डॉक्टर थे। तो ये एक प्रकार से इलीट क्लास का एक जो है ऑर्गेनाइजेशन बन के ये रह गया था। ठीक है, ये पहली उसकी लिमिटेशन या कमी है। दूसरी कमी ये है कि शुरू में इसमें जो मेजॉरिटी है वो हिंदूज की मेजॉरिटी थी और मुसलमान बहुत कम इस पे अट्रैक्ट हुए थे, क्योंकि ठीक कांग्रेस के बनने के 3 साल बाद ही सैयद अहमद खान ने इंडियन पेट्रोलियम एसोसिएशन बनाकर के मुसलमानों को उस तरफ अट्रैक्ट कर लिया था। और फिर 1906 में मुस्लिम लीग एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बना मुस्लिमों का, तो वहां पर लोग ज्यादा थोड़ा मुस्लिम अट्रैक्ट होने लगे। तो इसकी कमी यही है कि इसमें मेजॉरिटी जो था वो हिंदूज का था और उसमें कुछ जो उसके जो प्रिंसिपल्स था, जो कुछ काम करने का कांग्रेस का, उसमें थोड़ा हिंदूवादी चीजें डोमिनेट थी। ठीक है, तो उससे भी मुस्लिम ज्यादा अट्रैक्ट नहीं हुए। तीसरा, डोमिनेटेड बाय इंग्लिश एजुकेटेड एंड ड्राइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम वेस्टर्न आइडियाज। इसमें ज्यादातर पढ़े लिखे लोग ही थे जो अपना आइडियल खुद वेस्टर्न सिविलाइजेशन को मानते थे, क्योंकि वो खुद उसमें पले बढ़े थे और उससे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे। तो भारत के आम लोगों की जो स्थिति है, आम लोगों से इनका ज्यादा जो लेना देना है वो नहीं था। लिमिटेड सोशल बेस एंड ऑब्जेक्टिव्स। शुरू में जो कांग्रेस था उसके ना तो उद्देश्य बहुत ज्यादा विस्तृत थे, ना उद्देश्य बहुत बड़े थे। केवल एक लाइन में यदि कहा जाए तो उनका उद्देश्य यह था कि भारतीयों को भी गवर्नमेंट के वेरियस स्फीयर्स में पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए और थोड़ा मोड़ा कंसेशन भारतीयों को मिलते रहना चाहिए। आजादी चाहिए, सेल्फ रूल चाहिए, अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना है, इस प्रकार का कोई बड़ा ऑब्जेक्टिव नहीं था। इसके अलावा इसका सोशल बेस भी नैरो था। समाज के हर जात, धर्म, वर्ग के लोगों का इसमें पार्टिसिपेशन गांधी के आने के बाद दिखाई देगा। गांधी के पहले तक नैरो बेस ही रहता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का। पांचवा, ओवर कॉन्फिडेंस ऑफ द अल्टीमेट फेयरनेस ऑफ द ब्रिटिश। चूंकि ये जो मॉडरेट्स थे अंग्रेजी सरकार के प्रति बड़ी निष्ठा रखते थे, उनके प्रति वफादारी दिखाते थे, उन्हें किसी प्रकार से हर्ट नहीं करना चाहते थे, और उसके पीछे कारण यह था कि इनको अंग्रेज सरकार की जो न्याय व्यवस्था है उस पर बड़ी भरपूर इनको भरोसा था। ये मानते थे कि अंग्रेज बड़े फेयर हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा ज्यादा ही उन्होंने एम्फेसिस दिया था अंग्रेजों की फेयरनेस पर। तो ये 5 महत्वपूर्ण कमियां हैं अर्लियर मॉडरेट फेज की। क्रिटिसिज्म, आलोचना, तो स्वाभाविक बात है जो क्रिटिसिज्म है मॉडरेट्स की वो एक्सट्रीमिस्ट लोगों ने किया है। 1905 के बाद कांग्रेस में ये बुजुर्ग लोगों का रोल खत्म हो जाता है, उसमें यंग लोगों का रोल बढ़ जाता है और वहां से कांग्रेस का नया फेज शुरू होता है, जिसको हम लोग एक्सट्रीमिस्ट फेज, उग्रवादी चरण या गरम दल का चरण कहते हैं। तो उन्होंने अपने पूर्वजों यानी अपने के पहले वाले जो नरमपंथी थे, मॉडरेट थे, उनकी आलोचना की है। उन्होंने क्या आलोचना की उसकी? उन्होंने कहा है कि जो पीरियड था मॉडरेट फेज का पीरियड, इट वाज अ पीरियड ऑफ बैगिंग एट 3P। यानी वो 1885 से 1905 तक का समय रहा, उसमें हमारे मॉडरेट लीडर्स अंग्रेजों से बैग करते रहे। भिक्षावृत्ति का काल इसको कहा गया है। भीख मांगते रहे कि हमको फलानी छूट दे दो, हमको लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी आने दो, हमको इंडियन सिविल सर्विस में भी आने दो, हमारे लिए ये कर दो, हमारे लिए वो कर दो। हक के साथ हमने चीजों को नहीं मांगा। भिक्षावृत्ति का दौर कहा है। इसके अलावा इसको 3P का पीरियड कहा गया है। 3P हमने पिछले पढ़ लिया था। ठीक है, प्रेयर, पिटीशन, परसुएशन, ये 3 चीजों का दौर
था, ऐसा एक्सट्रीमिस्ट लोगों ने कहा है। इसके अलावा लाला लाजपत राय जैसे एक्सट्रीमिस्ट ने कहा कि जो कांग्रेस है वो अपने आप में एक सेफ्टी वॉल्व है, उसका कोई रिलेवेंस बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार अश्विनी कुमार दत्त, ये भी एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, कांग्रेस में ही थे, और इन्होंने कहा है कांग्रेस को, खास करके 1885 से 1905 का जो पीरियड है उसको कहा है अ तमाशा ऑफ 3 डेज, यानी ये जो पढ़े लिखे लोग जो शुरू में कांग्रेस को बनाए थे, ये 3 दिनों का तमाशा है, अपना मनोरंजन करेंगे और उसके बाद सब अपने अपने काम में लग जाएंगे, किसी को कोई मतलब नहीं है। बाल गंगाधर तिलक, ये भी एक गरम दल के नेता, इन्होंने कहा है कि कांग्रेस साल भर क्या करती थी किसी को पता नहीं, कांग्रेस है और वो कुछ कर रही है ये ज्यादातर पता जब इनका दिसंबर में हर साल इनका जब सेशन हुआ करता था, मीटिंग हुआ करती थी, तब पता चलता था कि कांग्रेस है और कुछ कर रही है। इसलिए बाल गंगाधर तिलक ने कहा है कि कांग्रेस इज लाइक, कांग्रेस जो है क्रूक्स वंस इन अ ईयर लाइक फ्रॉक। ठीक है, तो जैसे मेढक साल में एक बार जब बरसात का दिन आता है तो साल में एक बार मेढक टकराता है, ठीक है, क्रूक करता है, उसी प्रकार कांग्रेस भी 364 दिन शांत रहती है, और वो जो 365वां दिन जो उसका सत्र का समय होता है उस दिन वो आती है और विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव पारित करती है कि ब्रिटिश सरकार से हमको ये चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली उनका कुछ प्रभाव होता नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार अरविंदो घोष नामक एक जो उदार गरम दल के नेता हैं, उन्होंने भी कहा है, अपनी एक किताब है, उनकी किताब न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, उनकी किताब का नाम है, इसमें उन्होंने कहा कांग्रेस के बारे में कि कांग्रेस की जो कार्य करने की तरीका है, जो वर्किंग मेथोडोलॉजी है, वो प्लेइंग विद बबल्स, यानी मनोरंजन करना, जैसे बच्चे लोग बुलबुले से खेल के अपना मन बहला लेते हैं, उसी प्रकार उनकी जो डिमांड्स है वो बुलबुलों के समान है, उन डिमांड्स का अंग्रेज सरकार पर कोई असर नहीं होता। ठीक है, छठवीं बात, failed to draw the masses into mainstream of national movement। कांग्रेस की एक बहुत बड़ी विफलता ये भी थी, जो शुरुआती दौर था, कि आम जनमानस को वो अपने आंदोलन के साथ नहीं जोड़ पाई, उसमें प्रोफेशनल्स, इलीट्स, जमींदार, पढ़े लिखे लोग, इन्हीं की जो है डोमिनेंस बना रहा। सातवां, लिमिटेड मेनली टू अर्बन एरियाज, इसका ज्यादातर प्रभाव चूंकि पढ़े लिखे लोगों तक सीमित था, इसलिए इसका ज्यादातर प्रभाव केवल शहरी क्षेत्रों तक पड़ा, जबकि भारत की ज्यादातर जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में थी, और यही बात आगे चल के महात्मा गांधी समझेंगे। तो वास्तव में कांग्रेस जो सही अर्थों में था वो गांधी के आने के बाद से गांधी के रहने तक, यानी 1915 से 1942 तक का जो कांग्रेस था, जिसको हम गांधीयन एज कहते हैं, गांधीयन फेज कहते हैं, वही कांग्रेस असली कांग्रेस था। उसके पहले, हालांकि ऐसा नहीं है कि उसके पहले की चीजों को हम एकदम से नकार दें, उन्होंने भी एक बैकग्राउंड सेट किया, और जब गांधी जी आए तो उनको एक वेल एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस के रूप में मिला। तो ऐसा नहीं कि उनकी महत्व को हम नकार दें, लेकिन फिर भी जो कुछ कमियां हैं हमें उन्हें भी देखनी पड़ेगी। हैविंग ओनली प्रोफेशनल मेंबर्स, तो इसमें ज्यादातर वही प्रोफेशनल मेंबर्स थे, आम लोगों का इसमें पार्टिसिपेशन नहीं था। तो ये सारी आलोचनाएं गरम दल के नेताओं ने नरम दल के नेताओं की है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ब्रिटिश एटीट्यूड टुवर्ड्स मॉडरेट्स, ये जो उदारवादी नेता थे और उदारवादी फेज था 1885 से 1905 तक का, इसमें अंग्रेजी सरकार का क्या रवैया था, क्या रुख था, क्या रिएक्शन था इन मॉडरेट फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट और कांग्रेस के नेताओं के प्रति। देखते हैं एट बिगिनिंग, शुरू में फेवरेबल, शुरू में तो अंग्रेज सरकार ने बड़ा सहयोग किया, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेज सरकार ने ही कांग्रेस को बनाया था। शायद ये बात सही भी हो, लेकिन कांग्रेस ने वास्तव में एक राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन के रूप में आगे चल करके काम किया। वो अंग्रेजों की हाथ की कठपुतली नहीं बनी, और जिस उद्देश्य से अंग्रेजों ने इसको मदद किया था, कांग्रेस ने उनके उन उद्देश्यों को पूरा नहीं होने दिया। तो शुरू में तो उन्होंने फेवर किया, लेकिन जब उनको लगा कि ये हमारे मन का काम नहीं कर रहे हैं, हमारे जिस उद्देश्य से हमने इनको सपोर्ट किया था वो पूरा नहीं हो रहा है, तो कांग्रेस को उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। तो एट बिगिनिंग फेवरेबल, शुरू में अंग्रेज सरकार कांग्रेस का समर्थन करती थी। इवन फ्यू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अटेंडेड आईएनसी सेशंस, यहां तक कि शुरू में जो सरकारी कर्मचारी थे, अंग्रेज सरकार में काम करते थे, वो कांग्रेस के कई सेशन में पार्टिसिपेट भी करते थे। ठीक है, यहां तक कि कई अंग्रेज इसके फाउंडिंग मेंबर भी थे। ठीक है, और आपको
पीछे उसमें मैं बता दिया हूं कि जो भारत के वायसराय थे लॉर्ड डफरिन, उन्होंने कांग्रेस के लिए एक टी पार्टी भी अपने वायसराय महल में आयोजित किया था। इसके अलावा गवर्नर ऑफ मद्रास, मद्रास के गवर्नर ने भी कांग्रेस के मेंबर्स को अपने यहां बुलाकर के टी पार्टी करवाई थी। माने शुरू में बड़ा सहयोगात्मक और फेवरेबल मूड था अंग्रेजों का कांग्रेस के प्रति। लेकिन जब उनको बाद में यह प्रतीत हुआ कि कांग्रेस हमारे उद्देश्यों को हमारे हिसाब से काम नहीं कर रही है, तो विरोध करना शुरू कर दिया। लेटर डफरिन, लॉर्ड डफरिन जो वायसराय थे भारत के, ठीक है, आईएनसी शुड फोकस ओनली ऑन सोशल रेदर देन पॉलिटिकल मैटर्स। जब इन्होंने देखा कि कांग्रेस तो राजनीतिक मुद्दे उठाना शुरू कर दी, डिफरेंट टाइप की मांग करने लगी है, तो डफरिन ने एओ ह्यूम से कहा कि देखो कांग्रेस को केवल सामाजिक कार्य करना चाहिए। सामाजिक कार्य माने छुआछूत दूर करो, लोगों को जागरूक करो, शिक्षा का काम करो, ठीक है, जो कुरीतियां समाज में फैली उनकी, राजनीतिक काम मत करो, क्योंकि इससे सरकार पर दबाव पड़ता है, सरकार अपने हिसाब से काम नहीं कर पाती। तो एओ ह्यूम ने उसको बात से मना कर दिया था और यहीं से एओ ह्यूम और डफरिन के बीच में जो है कंट्रोवर्सी और एक प्रकार से विवाद जो है वो शुरू हो गया था। तो अंग्रेजों का मानना यह था, अंग्रेजी सरकार का, कि कांग्रेस केवल सामाजिक कार्य करेगी, राजनीतिक नहीं करेगी, इसलिए इसको प्रमोट करो ताकि यह अड़चन पैदा ना करे। लेकिन कांग्रेस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था और वो पॉलिटिकल काम करने लगी, इसलिए आगे चलकर के डफरिन ने ही इंडियन नेशनल कांग्रेस को कम आंकने लगा और ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देने लगा कांग्रेस के बारे में कि कांग्रेस हमारे लिए कोई महत्व की संस्था नहीं है, हमें इसकी कोई परवाह नहीं है, वो कुछ भी करता रहे, अपना कोई भी प्रस्ताव पारित कर ले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ऐसे कुछ स्टेटमेंट है डफरिन के। मैं पिछले वीडियो में भी आपको बता दिया था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस इज अ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी ऑफ पीपल, यानी कांग्रेस कुछ 2-4-10 लोगों का, माइनॉरिटी लोगों का संगठन है, सूक्ष्म संगठन है, माइक्रोस्कोपिक है। ठीक है, जैसे मनुष्य के लिए बैक्टीरिया वायरस दिखाई नहीं देते, हमारे लिए वो बिल्कुल महत्व के नहीं है। ये अलग बात है कि बाद में वो कितना बीमार कर देते हैं, कोरोना भी बता रहा है हमको। तो कांग्रेस को भी उसने माइक्रोस्कोपिक कहा, इतना सूक्ष्म है कि दिखाई नहीं देता। लेकिन वही कांग्रेस आखिरी में अंग्रेजी सरकार के लिए कोरोना बन के आता है और अंग्रेजी सरकार को अल्टीमेटली भारत छोड़ना पड़ता है। ठीक है, एड सीडिशियस ऑर्गेनाइजेशन, कांग्रेस को उसने देशद्रोही ऑर्गेनाइजेशन कह दिया। ठीक है, आगे चल के कई ब्रिटिश अधिकारियों ने कांग्रेस को कह दिया डिसलॉयल बाबूज, कांग्रेस में जो मेंबर्स थे, कि डिसलॉयल, अविश्वासी बाबू लोग हैं, ये वायलेंट विलन्स हैं, आक्रामक विलन है ये। ठीक है, 1890 में गवर्नमेंट ने एक प्रस्ताव पारित करके ये कह दिया था कि जितने भी अंग्रेज अधिकारी भारत में काम करते हैं, कोई भी कांग्रेस के मीटिंग में कार्यक्रम इत्यादि में शामिल नहीं होगा। तो कुल मिला के ये रोकने की कोशिश थी कांग्रेस को। ठीक है, परसुएड, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। इसके बाद जब इनको लगा कि कांग्रेस तो आगे बढ़ती जा रही है, हमारे तमाम प्रयासों से कांग्रेस पीछे नहीं लौट रही है, तो उन्होंने डिवाइड एंड रूल का, उनका जो अंतिम अस्त्र है और जो सबसे घातक अस्त्र है, उसका प्रयोग किया। और इस प्रयोग में उन्होंने 2 लोगों को चारा बनाया। एक थे सर सैयद अहमद खान और दूसरे थे बनारस के राजा शिव प्रसाद। ठीक, इसके अलावा प्रो ब्रिटिश इंडियन, इसके अलावा भारत में रहने वाले कुछ ऐसे भारतीय जो अंग्रेजों को बड़ा पसंद करते थे, अंग्रेजों के हिसाब से काम करते थे, ऐसे लोगों को मिलाकर के एक संस्था बनाई जिसका नाम रखा गया यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन। और इस यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन का काम यही था, कांग्रेस का विरोध करना, भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन कांग्रेस द्वारा शुरू की गई है उसका विरोध करना, कांग्रेस में लोगों को जाने से रोकना। ठीक है, तो इसमें हिंदुओं को रोकने का काम राजा शिव प्रसाद को दिया गया, मुसलमानों को कांग्रेस में जाने से रोकने का काम सर सैयद अहमद खान को दिया गया। और फिर आगे चल करके हमने देखा कि सर सैयद अहमद खान ने कांग्रेस का विरोध करना शुरू किया। ठीक है, तो ये सारे षड्यंत्र अंग्रेज पीछे पर्दे के पीछे रह करके कर रहे थे। ठीक है, ठीक, और इसी प्रकार से, इसी माध्यम से उन्होंने भारत के बीच भारत में जो लोग रह रहे हैं उनके बीच में सांप्रदायवाद का बीज बोना शुरू कर दिया। क्योंकि एक तरफ राजा शिव प्रसाद को भड़का रहे थे, एक तरफ सर सैयद अहमद खान को भड़का रहे थे, और हिंदू मुस्लिम के बीच में दूरी और खाई पैदा करना इन्होंने शुरू कर दिया। 1891 में प्रेस, क्योंकि जो उसका सत्र होता था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उस सत्र में ये लोग करते क्या थे, बहुत सारे डिसीजंस लेते थे, अपना जो रेजोल्यूशंस है उसके माध्यम से, तो वो प्रेस वगैरह में छपता था।
तो प्रेस वगैरह में काफी प्रतिबंध लगा दिए गए थे, ठीक है, कांग्रेस का ज्यादा कवरेज नहीं करना, ज्यादा खबरें उनकी नहीं होना, ये तमाम चीजें। फिर 1894 में और 1897 में इंडियन पीनल कोड जो होता है आईपीसी, उसमें दो सेक्शन इन्होंने लगाया, एक तो सेक्शन 124A और दूसरा सेक्शन 153A, और इन दोनों सेक्शंस को लगा करके, ये दोनों सेक्शन का संबंध राष्ट्रद्रोह के मामलों से है, ठीक है, तो उसमें ऐसे कुछ प्रोविजंस डाल दिए कि कोई भी हमारे खिलाफ कुछ थोड़ा मोड़ा भी बोल देगा तो उसको राष्ट्रद्रोह माना जाएगा और उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 1909 से 1905 तक लॉर्ड कर्जन थे, भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन, और लॉर्ड कर्जन ने कांग्रेस को दबाने के लिए अनेक कदम उठाए। जैसे पहला था बंगाल का पार्टीशन, क्योंकि जो अर्लियर फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट है उसका जन्म स्थान बंगाल ही, ठीक है, कलकत्ता में ही ये सारी चीजें जो है वो, हालांकि कांग्रेस का जन्म मुंबई में हुआ, लेकिन उस समय सारे महत्वपूर्ण लीडर बंगाल में रहा करते थे, तो ज्यादातर एक्टिविटीज कांग्रेस की और राष्ट्रवादी आंदोलन की वो बंगाल में हुआ करती थी। और बंगाल में धीरे धीरे इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने की कोशिश तो की, लेकिन इसके बावजूद हिंदू मुस्लिम एकता बनी रही, तो इनको खतरा महसूस हुआ कि यूनाइटेड बंगाल हमारे लिए खतरा हो सकता है, इसलिए बंगाल को बांट दो, बंगाल को दो टुकड़े कर दो। बंगाल का इस तरीके से विभाजन किया उन्होंने कि एक तरफ हिंदू हो गए, एक तरफ मुसलमान हो गए। अब इनके बीच में खाई पैदा कर दी, इनके बीच में संप्रदायवाद, धर्म को लेकर लड़ाई पैदा करने के लिए बंगाल का विभाजन किया गया था, जो पूरा 1905 में हुआ है, लेकिन बंगाल का विभाजन करेंगे इसके बारे में 1903 में ही जो है लॉर्ड कर्जन ने बता दिया था। तो एक तो बंगाल विभाजन, दूसरा इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट। उस समय भारत में जो नए नए युवा ग्रेजुएट हो रहे थे, पढ़ लिख रहे थे कॉलेजेस में, वो भारत के राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। यहां तक कि स्टूडेंट, टीचर और कॉलेज में पढ़ाई कम होती थी, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन पर चर्चा ज्यादा हुआ करता था। इन्हीं चर्चाओं को रोकने के लिए इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904 लाया गया और यूनिवर्सिटीज पर अंग्रेजों की पकड़ मजबूत की गई, और इस बात पर ध्यान दिया गया कि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में केवल पढ़ाई जैसी मामले होने चाहिए, यहां पर इस प्रकार से राष्ट्रवादी मीटिंग, समान सेमिनार वगैरह ये सब नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1904 ऐसा लाया गया, ठीक है, जिसमें सरकार बहुत कुछ कर देती थी सीक्रेसी के नाम पर। तो इस प्रकार से तमाम कोशिशें और षड्यंत्र लॉर्ड कर्जन के समय में भी किया गया ताकि कांग्रेस को तोड़ा जा सके। सन 1900 में लॉर्ड कर्जन ने एक चिट्ठी लिखी थी, ब्रिटेन में जो बैठता था भारत सचिव, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उनको एक चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी में उन्होंने क्या लिखा था? इट इज माय फर्म बिलीफ दैट आईएनसी इज स्टैगिंग टुवर्ड्स इट्स डाउनफॉल। उन्होंने कहा मेरा ये पक्का विश्वास है कि कांग्रेस अपनी पतन की ओर जा रही है, एंड इट इज माय ग्रेट डिजायर दैट ड्यूरिंग माय स्टे इन इंडिया, और ये मेरी हार्दिक इच्छा है कि भारत में रहते हुए आई वुड हैव इन इट्स पीसफुल डिमाइज, यानी मैं उसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में मदद कर पाऊं। ये स्टेटमेंट ये बताता है कर्जन का कि कर्जन ने ऐसी तमाम कोशिशें की जिसके माध्यम से कांग्रेस का पतन हो और कर्जन के रहते रहते तक कांग्रेस भारत में समाप्त हो जाए। तो इससे दिखाता है कि कितने ज्यादा बाद में वो एंटी कांग्रेस हो गए थे सारे ब्रिटिश अधिकारी। अच्छा, इसके अलावा भी एक सेकंड वेव ऑफ डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल का पहला चरण 1857 के विद्रोह के बाद 1858 से शुरू होता है। उसको बोलते हैं फर्स्ट वेव ऑफ कम्युनिज्म इन इंडिया या फर्स्ट वेव ऑफ डिवाइड एंड रूल। और दूसरा वेव शुरू होता है, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सर विलियम हंटर। ये सर विलियम हंटर भारत के एक इतिहासकार भी थे और इंडियन सिविल सर्विस में काम भी करते थे। इन्होंने एक किताब लिखी थी, जो किताब छपी थी 1871 में, लेकिन उसका प्रभाव ज्यादा पड़ा है भारत में कांग्रेस के बनने के बाद। उसको सरकार ने इस किताब को जानबूझ करके बहुत प्रमोट किया। इस किताब में जो इंडियन मुसलमान नामक किताब लिखी गई, उसमें यह लिखा गया है कि इंडियन मुसलमान बड़े वफादार होते हैं, खास करके अंग्रेजों के बड़े भक्त हैं, और अंग्रेज सरकार को चाहिए कि वो मुसलमानों का पक्ष ले और मुसलमानों का उपयोग करें और मुसलमान और हिंदुओं के बीच में इस प्रकार से दूरी पैदा करें, मुसलमानों को यह समझाए कि तुम्हारा इंटरेस्ट हिंदुओं के साथ नहीं है। कुल मिलाकर के इस किताब में एक लाइन में यदि कहा जाए तो यह कहा गया था कि मुसलमानों को अंग्रेज अपने वफादार बना करके रखे और उनको एक हथियार के रूप में
जो मेजॉरिटी ऑफ हिंदूज हैं उनके खिलाफ प्रयोग में लाया जाए। ठीक है, इस किताब को जब मुस्लिम व्यक्ति पढ़ता था, जैसे सर सैयद अहमद खान जैसे इंटेलेक्चुअल लोग, तो उनको ये लगता था कि नहीं भाई, अंग्रेज सरकार तो हमें बहुत अच्छा मानती है, हमारे धर्म को बहुत अच्छा मानती है, हमें आगे बढ़ाना चाहती है, हमें प्रमोट करना चाहती है। तो अंग्रेज जो मुस्लिम थे उनका झुकाव अंग्रेजों की तरफ बढ़ गया और अंग्रेजों ने शर्त यही रखी कि हम तुम्हारे लिए सब कुछ करेंगे, शर्त यही है कि तुम कांग्रेस को रोको। ठीक, तो यहां से भारत में संप्रदायवाद का दूसरा चरण इस किताब के आधार पर शुरू होता है। ठीक है, और इसी का परिणाम हम लोग आगे चल के देखते हैं कि 1906 में इसका बड़ा भयानक परिणाम निकलता है कि अभी तक हिंदू मुसलमान कांग्रेस में मिलकर के काम कर रहे थे। कुछ थोड़े कट्टरपंथी थे जो इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन के माध्यम से अलग थलग रह गए थे, लेकिन धीरे धीरे हमने देखा था कि कांग्रेस में मुस्लिम सदस्यों की संख्या बढ़नी, ज्यादा संख्या में आना उनका शुरू हो गया था। लेकिन 1906 में मुसलमानों के लिए एक अलग से पार्टी बनाई गई, मुस्लिम लीग, जिसको ऑल इंडिया मुस्लिम लीग भी कहा गया था उस समय। ठीक है, या केवल मुस्लिम लीग। और इसमें भी अंग्रेजों ने चाल चली और ढाका के नवाब और एक सलीमुल्लाह खान नामक व्यक्ति को उन्होंने आगे रखा, पीछे पर्दे के पीछे वही थे, और मुस्लिम लीग बनाने के लिए पूरी फंडिंग की अंग्रेजों ने, और मुस्लिम लीग नामक एक संस्था बनाई गई जिसमें अब मुसलमान इसके सदस्य होने लगे और कांग्रेस में जो मुस्लिम सदस्यों की संख्या थी वो घटने लगी। फिर अंग्रेजों ने एक और चाल चली, इंडियन काउंसिल एक्ट। 1909 में एक कानून आया था जिसको हम इंडियन काउंसिल एक्ट के नाम से जानते हैं, और इसको मॉडले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्योंकि उस समय, अब वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, इस कानून में क्या किया गया था कि हिंदू और मुसलमानों के बीच में खाई को और गहरी कर दिया गया था। उनसे कहा गया था कि देखो, मुस्लिम मेजॉरिटी इलाके में इसके पहले का कोई भी चुनाव जब होता था वो खड़ा हो सकता था, हिंदू खड़ा हो सकता था, मुसलमान खड़ा हो सकता था। ठीक है, और उसको कोई भी वोट कर सकता था। इन्होंने मुसलमानों को भड़काया कि देखो, तुम लोगों का जो रिप्रेजेंटेशन है लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो बहुत कम है, इसलिए हम तुम्हारे लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम लाएंगे। अगर मुसलमानों ने पूछा ये क्या होता है, बोले जहां जहां आप मेजॉरिटी में हैं वहां आप ही का कैंडिडेट चुनाव में खड़ा होगा और आप ही वोट डाल सकेंगे। इस प्रकार से आपके लोग ही चुन करके आएंगे, क्योंकि आपका भला हिंदू नहीं कर सकता, आपका भला मुसलमान ही कर सकता है। ठीक है, तो एक सेपरेट इलेक्टोरेट बनाने की बात कही गई थी। अब मुस्लिम इससे पीछे रहने वाले तो थे नहीं, उन्होंने कहा ये तो हमारे भले की बात है, और उन्होंने भी मांग शुरू की कि नहीं, हमको सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। और फिर इसी बात में कांग्रेस में और फिर मुस्लिम लीग में थोड़ा बहस भी हुआ। अल्टीमेटली 1916 में लखनऊ समझौता होता है, जिसमें कांग्रेस इस बात को कि आप लोगों के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट होगा, हार मान करके उसको मानना ही पड़ता है, ताकि किसी भी प्रकार से हिंदू मुसलमान में कोई दूरी ना आने पाए। ठीक है, तो ये सारा खेल अंग्रेज पर्दे के पीछे से खेल रहे थे, और उस पूरे का उद्देश्य यही था, कांग्रेस को जो कि अब धीरे धीरे ताकतवर हो रही थी उसको कमजोर करना, क्योंकि कांग्रेस को कमजोर करने का मतलब है भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर कर देना। ठीक है, तो यह सारी बातें थी। फेल्यूर ऑफ मॉडरेट्स। अल्टीमेटली मॉडरेट्स जो उद्देश्य लेके आए थे, उनके उद्देश्य क्या थे हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके। क्या उस उद्देश्य को प्राप्त करने में जो सिविल राइट उनको चाहिए थे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की बात मॉडरेट्स करते थे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की बात वो करते थे, क्या वो उसमें सफल हुए? उत्तर है नहीं, वो असफल रहे। ठीक है, तो फेल्यूर जो मॉडरेट्स है वो फेल्यूर रहे। ठीक है, अब जब ये फेल रहे तो सम यंगर एलिमेंट्स वर डिससैटिस्फाइड विद द अचीवमेंट्स ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट या मॉडरेट्स। जो प्रारंभिक राष्ट्रवादी थे, प्रारंभिक उदारवादी थे कांग्रेस के, चूंकि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहे, तो जो नए युवा मेंबर कांग्रेस में आ रहे थे, ठीक है, जैसे अब जवाहरलाल नेहरू जैसे लोगों का दौर आने वाला है, ठीक है, सरदार पटेल जैसे लोग आने वाले हैं, तो इन्होंने जो है विरोध किया मॉडरेट्स का, और वे असंतुष्ट थे कि आपकी जो वर्किंग मेथोडोलॉजी है हम उससे असंतुष्ट हैं। यंग मेंबर्स एडवोकेटेड टू एडॉप्शन ऑफ यूरोपियन रिवोल्यूशनरी मेथड्स टू काउंटर ब्रिटिश इंपीरियलिज्म। अब ये जो यंग लोग थे, ये नया नया दुनिया का इतिहास और भूगोल जान रहे थे। इन्होंने कहा कि यूरोप में जिस तरीके से क्रांति का तरीका अपनाया जाता है, जैसे फ्रांस में हुआ, स्पेन में हुआ, इटली में हुआ, कई जगह यूरोप में क्रांतियां हो रही थी, हमें उन तरीकों को अपना करके और ब्रिटिश साम्राज्यवाद से लड़ना होगा। ये प्रार्थना पत्र से लड़ाई का समय, पिटीशन के माध्यम से लड़ाई का समय अब नहीं रहा। ठीक है, जबकि भाई मॉडरेट्स रिमेन
लॉयल टू द ब्रिटिश क्राउन। जबकि जो मॉडरेट लीडर थे उन्होंने कहा नहीं नहीं अभी वो समय नहीं आया है, हमें तो राष्ट्रभक्ति दिखानी पड़ेगी, हमें राजा के प्रति अपनी निष्ठा दिखानी पड़ेगी और प्रेम पूर्वक ही उनसे जो कुछ मिल रहा है उसको लेते रहना चाहिए। ठीक है, विद देयर डिजायर टू रीगेन सेल्फ गवर्नमेंट लेकिन कन्विक्शन। और जो मॉडरेट थे उनको स्वराज प्राप्त करने में रुचि तो थी लेकिन उसके लिए उनका कन्विक्शन, उनका डेडिकेशन, उनके प्रयास पर्याप्त नहीं थे। दूसरी तरफ मॉडरेट्स फेल्ड टू अटेन देयर ऑब्जेक्टिव्स। मॉडरेट अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रहे, जिसके कारण गिविंग राइज टू अनदर ग्रुप ऑफ लीडर्स, जिसको हम बाद में असर्टिव या एक्सट्रीमिस्ट लीडर कहते हैं। तो चूंकि मॉडरेट्स अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहे, इसलिए युवाओं का वर्चस्व बढ़ा और वो नए तरीके से कांग्रेस में रह करके नए मांगों के साथ नए तरीकों से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते थे और उनका तरीका थोड़ा रेडिकल था, इसलिए उनको एक्सट्रीमिस्ट या असर्टिव कहा गया। ठीक, गरम दल के नेता कहा गया, उग्रवादी दल के नेता उनको कहा गया, ठीक है, उग्रपंथी कहा गया, ऐसे कई नामों से उनको जाना गया। ठीक, अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट मॉडरेट लीडर्स या अर्ली नेशनलिस्ट। महत्वपूर्ण लीडर कई बार परीक्षा में आ जाता है कि कौन सा लीडर मॉडरेट था और कौन सा, ठीक है, तो इनको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं जानकारी के लिए लिख दिया हूं। आपको गरम दल के नेता याद रखना है क्योंकि गरम दल के नेता की संख्या कम है। ठीक है, और गरम दल के नेता कौन है? तीन महत्वपूर्ण है, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये तीन हो गए। इसके अलावा अरविंदो घोष, चिदम्बरम पिल्लई और फिर यहां पर उनके नाम लिखे हैं जैसे कि जिन्होंने क्रिटिसाइज किया है इनको, जैसे अश्विनी कुमार दत्त, लाला लाजपत राय तो हो ही गया, बाल गंगाधर तिलक हो गए, अरविंदो घोष हो गए। ठीक है, तो ये 6-7 ही गरम दल के नेता हैं। ठीक है, तो इनके नाम फिर भी मैं एक बार पढ़ देता हूं। दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, ए.ओ. ह्यूम, आर.सी. दत्त, फिरोज शाह मेहता, महादेव गोविंद रनाडे, ट्रिपल एम माने मदन मोहन मालवीय, आनंद चार्लू, पी.आर. नायडू, एस. सुब्रमण्यम अय्यर, डब्ल्यू. बैटरबर्न, व्योमेश चंद्र बैनर्जी, ठीक है, इत्यादि ये महत्वपूर्ण उदारवादी नेता थे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कांग्रेस अपने उत्पत्ति से ही हर साल अपना एक सत्र बुलाती थी, अपना एक मीटिंग बुलाती थी, जिसको हम इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन कहते थे, सत्र कहते थे। हर एक सत्र का एक अध्यक्ष होता था और फिर वो अध्यक्ष पूरे साल बना रहता था जब तक कि अगला सेशन नहीं होगा। फिर अगला सेशन होगा तो वहां पर फिर चुना जाएगा सारे मेंबर्स की मर्जी से कि इस बार अध्यक्ष कौन होगा, फिर वो एक साल तक अध्यक्ष बना रहेगा, फिर अगला जब सेशन होगा तो ठीक है, तो हर एक सेशन के लिए एक अध्यक्ष चुना जाता था। तो हम देखते हैं कि महत्वपूर्ण कांग्रेस का सेशन क्या है। इस सेशन के माध्यम से कांग्रेस अपने सदस्यों के बीच में विभिन्न भारतीय विषयों पर वाद विवाद करती थी, अंग्रेज सरकार के प्रति क्या हमें कदम लेना है, और कई प्रस्ताव पारित करती थी कि हमें अंग्रेजी सरकार से क्या चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण सेशन उदारवादी के पीरियड में 1885 से 1905 तक हमें देखना है, परीक्षा में ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला सेशन 1885 में हुआ, मुंबई में हुआ, डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे, इतनी बात तो हमें भूलेंगे ही नहीं। दूसरा 1886 में कलकत्ता में हुआ और इसके जो प्रेसिडेंट थे, इस बार अध्यक्ष थे, दादा भाई नौरोजी थे। और इस समय कोई महत्वपूर्ण काम हुआ क्या? हाँ हुआ। कांग्रेस के पहले एक महत्वपूर्ण भारत का ऑर्गेनाइजेशन था इंडियन नेशनल एसोसिएशन, जिसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने मिलकर के जिसको शुरू किया था, वो मर्ज हो गया इंडियन नेशनल कांग्रेस में। तीसरा 1887 मद्रास में हुआ, बहरुद्दीन तैयब इसके अध्यक्ष थे और बहरुद्दीन तैयब इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने। चौथा हुआ 1888 में इलाहाबाद में, जॉर्ज यूल नामक व्यक्ति इसके अध्यक्ष बने और जॉर्ज यूल पहले अंग्रेज व्यक्ति थे, ब्रिटिश व्यक्ति थे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। ठीक है, दूसरे होंगे विलियम बैडरबर्न, ठीक, और तीसरे एक और है, नाम याद नहीं आ रहा अभी, ठीक है, अल्फ्रेड बेब। तो 3 अंग्रेज थे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने। पहले थे जॉर्ज यूल, दूसरे थे विलियम बैडरबर्न और तीसरे थे अल्फ्रेड बेब। ठीक है, ये याद रखना। फिर 1889 में मुंबई में हुआ और यहां पर विलियम बैडरबर्न बने। ये दूसरे कौन होंगे? अंग्रेज, जो कि आईएनसी के प्रेसिडेंट बनते। तो ये 5 महत्वपूर्ण है। फिर छठवां है 1890 कोलकाता में हुआ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके अध्यक्ष थे फिरोज शाह मेहता। 1890 में कोलकाता का जो छठवां कांग्रेस का सत्र था, इसमें कादम्बरी गांगुली, जो कि भारत की पहली विमेन
ग्रेजुएट है कलकत्ता यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी से, ठीक है। पहली ग्रेजुएट वुमेन ऑफ इंडिया कादम्बरी गांगुली, अब चूंकि ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी से पढ़ी थी, ठीक है, इनको भी इनवाइट किया गया था कांग्रेस में और इन्होंने इस पूरे सेशन को अपना एड्रेस किया था, ठीक है। 1891 सातवां जो था वो नागपुर में हुआ और उसमें आनंद चार्लू इसके चेयरमैन थे। 9वें नंबर, 8वां कोई महत्वपूर्ण नहीं है, कुछ छोड़ छोड़ के देखेंगे हम। 9वें नंबर का 1893 में लाहौर में हुआ और फिर दादा भाई नौरोजी इसके चेयरमैन थे और इसमें पहली बार कांग्रेस द्वारा इकोनॉमिक क्रिटिक, आर्थिक आलोचना अंग्रेजी सरकार की गई, वही दादा भाई नौरोजी के ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी और उनकी किताब के आधार पर। 12वां हुआ 1896 कलकत्ता में और इसमें रहमतुल्लाह सयानी इसके अध्यक्ष थे। पहली बार इसी समय भारत में वंदे मातरम, जो कि भारत का राष्ट्रगान बनेगा, नेशनल सॉन्ग, आगे राष्ट्रगीत बनेगा, नेशनल सॉन्ग, उसको गाया गया था और उसको गाने वाले पहले व्यक्ति थे रविंद्रनाथ टैगोर। तो वंदे मातरम, जिसको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा अपनी किताब आनंद मठ में लिखा गया था, ये उस दौरान लिखा गया था जब भारत में सन्यासी और फकीर विद्रोह चल रहा था, ठीक है। और इसको लेकिन पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया था, ठीक। हालांकि उसी समय से मुस्लिम सदस्यों ने इसका कुछ विरोध करना भी शुरू कर दिया था, उसकी कहानी हम आगे समझेंगे। फिर अगला 19वें नंबर का सेशन, बीच का सब छोड़ देना है। 1903 मद्रास में हुआ था, लाल मोहन घोष इसके चेयरमैन थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस क्रिटिसाइज्ड बंगाल पार्टीशन। 1903 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन होगा ऐसा प्रस्ताव पारित कर दिया था, तो उसका विरोध किया गया था। 21वें नंबर का 1905 बनारस में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। इसमें बंगाल पार्टीशन के खिलाफ क्या कदम लिया जाएगा इस पर चर्चा किया गया था और बंगाल विभाजन के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए वंदे मातरम गीत दोबारा कांग्रेस में गाया गया था और इस बार गाया गया था उसको सरला देवी चौधरानी द्वारा। तो पहली बार वंदे मातरम गाया रविंद्रनाथ टैगोर ने, लेकिन पहली महिला जिसने इस गीत को गाया वो थी सरला देवी चौधरानी, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर की भांजी थी, ठीक है। तो यहां तक 1905 तक हमने कांग्रेस का सेशन भी देख लिया, कुछ महत्वपूर्ण सेशन जिसके कुछ महत्वपूर्ण परिणाम, ये तमाम चीजें देख ली, ठीक है। अब हम देखेंगे 1905 तक कुछ महत्वपूर्ण अखबार जो हमारे मॉडरेट लीडर्स द्वारा छापे गए थे। भारत में जितने मॉडरेट लीडर्स थे और बाद में जितने एक्सट्रीमिस्ट होंगे वो सब अपने आप में जर्नलिस्ट भी थे, क्योंकि सरकार के विरोध करने का उनका एक बहुत बड़ा तरीका यही था, वो अपना अपना अखबार चलाते थे और अपने अपने अखबार में अपनी अपनी भाषाओं में बातों को जनता तक पहुंचाते थे, ठीक है। तो कुछ महत्वपूर्ण अखबार, बंगाल गजट 1780 में आया, ये भारत का पहला अखबार है। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने इसको छापा था, इसके बारे में पहले पढ़ चुके, ठीक है। और यहां पर मैं उन्हीं अखबारों के बारे में आपको बताऊंगा जो इसके पहले की वीडियो में मैंने कहीं चर्चा नहीं किया है, ठीक है। जैसे इसके पहले मैंने बाल गंगाधर तिलक पढ़ाया तो उन्होंने कौन सी किताब निकाली, न्यूज़पेपर निकाला, दादा भाई नौरोजी, तो वो सब मैं यहां कवर नहीं करूंगा, ठीक है। फ्रेंड्स ऑफ इंडिया और तीसरा है समाचार दर्पण, ये दोनों 1818 में जेसी मार्समैन नामक द्वारा छापे गए थे, ये अंग्रेजी में आते थे, ठीक है। फिर एक टाइम्स ऑफ इंडिया 1838 से छपना शुरू हुआ, जो आज भी जारी है और इसको कोई पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप था, उसने इसको शुरू किया था। द पायोनियर आज भी चलता है, बहुत महत्वपूर्ण अखबार, खासकर बंगाल में ये बहुत फेमस अखबार है। 1865 में एसएन घोष द्वारा इसको शुरू किया गया, ठीक है। तो परीक्षा में आपको डेट तो याद नहीं रखनी है, आपको अखबार में उसका जो एडिटर है, उसका जो पब्लिशर है, उसके बारे में याद रखना है, ठीक है। जैसे पायोनियर का एसएन घोष, अमृत बाजार, कभी कभी इसको पूरा पूरा अमृत बाजार पत्रिका भी बोल देते थे। 1868 में तुलसी कांत घोष द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन बाद में इसको शिशिर कुमार घोष ने कंटिन्यू रखा। तो दोनों नाम आपको याद रखना है, ठीक है। यही अमृत बाजार पत्रिका है जिस पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए जो बंगाली में छपता था उसको रातों रात अंग्रेजी में छाप दिया गया था। स्टेट्समैन 1875 में के रंगाचारी है, वहां मैंने हरी लिख दिया है, के रंगाचारी द्वारा इसको शुरू किया गया था। फिर है द ट्रिब्यून 1881 में आर माधवन नायर। तो ये महत्वपूर्ण 8 अखबार है, इसके पहले मैंने कई अखबारों के बारे में चर्चा कर दिया है। अब हम थोड़ा वंदे मातरम और उससे रिलेटेड कंट्रोवर्सी क्या है उसको देखते हैं। तो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा संस्कृत में लिखा गया 5 स्टेंजा, 5 पदों वाला एक गीत है, जिसको सन्यासी विद्रोह जब भारत में हुआ था उस समय इसको लिखा गया था, लेकिन ये किताब छप के आई थी 1882 में। ये गीत तो बहुत पहले बन गया था, ठीक है, लेकिन इस गीत को आनंद मठ नामक किताब में बाद में शामिल किया
बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, और फिर वो किताब 1882 में छप करके आई थी। ठीक है, इसमें 5 संस्कृत के स्टैंजा या वर्सेस पद हैं, ठीक, जिनमें से पहले के 2 पद ऐसे हैं जिसमें किसी हिंदू देवी देवता का नाम नहीं है, लेकिन बाद के 3 पद में काली, दुर्गा, भवानी ऐसे नाम आते हैं। इसलिए जब पहली बार गाया गया था 1896 में, तो इसके 5 स्टैंजा गाए गए थे, और धीरे धीरे मुसलमान लोगों ने, खास करके 1906 में मुस्लिम लीग बनने के बाद, वंदे मातरम को काफी विरोध किया गया मुसलमानों के बीच में, और इसमें कहा गया कि इसमें हिंदू देवी देवता के नाम आते हैं, और उसमें वंदे मातरम का मतलब है कि हिंदू देवी देवताओं के आगे सर झुकाना, और हमारा धर्म हमें अलाउ नहीं करता, इसलिए हम वंदे मातरम गीत नहीं गाएंगे। तो ठीक है, तो यहां से कंट्रोवर्सी शुरू हुई। इसलिए कांग्रेस ने 1937 में यह डिक्लेयर किया कि उसके जो शुरू के 2 पद हैं, ओनली 2 स्टैंजास, जिसमें कोई हिंदू देवी देवता का नाम नहीं है, वो न्यूट्रल है, उसी को गाया जाएगा, और बाकी के 3 स्टैंजा को छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, और 1937 में कांग्रेस ने इसको नेशनल सॉन्ग के रूप में एडॉप्ट कर लिया। ठीक, वंदे मातरम गीत खास करके बंगाल विभाजन के समय बहुत लोकप्रिय हुआ, और सारे जो लोग स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चला रहे थे बंगाल में, वो वंदे मातरम का नारा लगाते थे, और यही जो है एक राष्ट्रीय भावना, नेशनलिज्म की भावना भरने के लिए लोग जगह जगह वंदे मातरम का नारा लगाते थे, और बाद में पूरे राष्ट्रीय आंदोलन में वंदे मातरम एक बड़ा महत्वपूर्ण नारा बन करके रह गया। ठीक है, फिर बाद में जब भारत देश आजाद हो गया, तो 24 जनवरी 1950 को इसको नेशनल सॉन्ग का दर्जा दिया गया। ठीक है, और नेशनल एंथम जन गण मन। ठीक है, 1907 में एक वंदे मातरम पर आधारित झंडा बनाया गया था, लेकिन वो झंडा भारत में नहीं बना था। भारत को सपोर्ट करने के लिए भारत की एक क्रांतिकारी महिला थी, मैडम भीकाजी कामा। तो वो भीकाजी कामा जर्मनी के स्टटगार्ड नामक जगह पर रह करके भारत का राष्ट्रीय आंदोलन चला रही थी। उन्होंने वहां पर एक झंडा बनाया था, उस पर वंदे मातरम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था 1907 में। 1908 में मुस्लिम लीग, ML लिखा है मुस्लिम लीग, और उसके अध्यक्ष थे उस समय सैयद अली इमाम। उन्होंने वंदे मातरम का अपोज किया। आगे चलकर के मोहम्मद अली जिन्ना जैसे लोगों ने भी इसका अपोज किया, और इसी अपोज के कारण 1937 में कांग्रेस ने 5 में से 3 स्टैंजा को छोड़ दिया था, केवल 2 स्टैंजा को अडॉप्ट किया था। ठीक है, इसके बावजूद भी उसमें अभी तक लगातार कंट्रोवर्सी बनी हुई है। 2017 में मद्रास हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया कि तमिलनाडु के भीतर जितने सरकारी और प्राइवेट स्कूल और कॉलेज है, उसमें वंदे मातरम गीत गाना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। ठीक, लेकिन डेली नहीं, सरकारी स्कूलों में सप्ताह में 1 बार, और प्राइवेट स्कूलों में कम से कम महीने में 1 बार, कम से कम। रोज कर सकते हो, बहुत अच्छा बात है, नहीं तो कम से कम वाला जो कंडीशन है उसको फुलफिल करना है। ठीक है, तो यहां तक हम लोग इसको समझते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इनमें से कुछ महत्वपूर्ण पर्सनालिटीज के बारे में पढ़ेंगे, जिनके बारे में अभी तक नहीं पढ़ा है। ठीक है, जैसे थोड़ा मोड़ा हम लोग देखेंगे, सुब्रमण्यम अय्यर है, ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, तो इनके बारे में कुछ हम लोग देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।